नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ की क्लास 2 है, जो आपके लिए उन सभी एग्ज़ाम्स में लाभदायक सिद्ध होगी जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और दोस्तों, इस क्लास में हमने परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। आपको याद रखना है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस। प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र है पास्कल 9। प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र या प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है दोस्तों पास्कल 9। इनके आविष्कारक की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। ध्यान रखें, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। दोस्तों, इन तथ्यों से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस, विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र या मैकेनिकल एडिंग मशीन पास्कल 9, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र है एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर भी एनालिटिकल इंजन है और विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र भी एनालिटिकल इंजन है। दोस्तों, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र है मार्क 1। पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र, वो भी पूरी दुनिया का कौन सा है? मार्क 1 है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एबीसी अर्थात एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। आविष्कारकों के नाम पर ही इस कंप्यूटर का नाम रख दिया। इसके अलावा अबेकस का नाम, पास्कल 9 का नाम भी आविष्कारकों के नाम पर ही रखा गया। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? वो है ENIAC। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, ENIAC। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर है एडवेक। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है यूनिवेक फर्स्ट। दोस्तों, ध्यान रखिए, विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट है। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर एडवेक है एवं विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। अब हम बात करेंगे विश्व के पहले व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर की, जो कि है एप्पल 2। दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। याद रखिए दोस्तों, क्रे रिसर्च कंपनी ने इसे बनाया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ओसबॉर्न 1। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बात करी कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम की। पहला गणना यंत्र अबेकस, पहला मैकेनिकल या यांत्रिक गणना यंत्र पास्कल 9, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता, विश्व का प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र एनालिटिकल इंजन, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र मार्क 1, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी अर्थात एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर एडवेक। फिर हमने बात करी थी विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक की। फिर हमने देखा था विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2। फिर देखा था विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1। फिर विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ओसबॉर्न 1। अब तक इन तथ्यों की इस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के कार्यों की। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा इनपुट करने के कार्य के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा एंटर किया गया रॉ डाटा जिस पर प्रोसेसिंग किया जाना है वह इनपुट डाटा कहलाता है। दोस्तों, अस्त व्यस्त डाटा जो हम कंप्यूटर को भेजते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, उसको हम कहते हैं इनपुट डाटा, जिसको प्रोसेस करके महत्वपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। डाटा इनपुट करने के लिए दोस्तों हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि।
फिर दूसरा काम होता है डाटा को प्रोसेस करना। दोस्तों, निर्देशों का एग्जीक्यूशन करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। कहने का मतलब है जो भी अस्त व्यस्त टूटा फूटा डाटा हमने कंप्यूटर को दिया, उस डाटा को सूचना में या हमारे उपयोग के अनुसार परिवर्तित करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। दोस्तों, यह प्रोसेस या यह प्रक्रिया माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तब आपको आंसर करना होगा माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होती है। दोस्तों, अगला कार्य है डाटा आउटपुट। प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को यूजर अर्थात हमारे सामने डिस्प्ले करना डाटा का आउटपुट कहलाता है। इसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला कार्य है डाटा स्टोरेज। दोस्तों, डाटा और प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करना डाटा स्टोरेज कहलाता है। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, डाटा स्टोरेज में डाटा को स्थायी व अस्थायी दो प्रकार से स्टोर किया जाता है। दोस्तों, यदि आप डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना चाहते हैं तब डाटा को सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, यहां से आपके लिए दो तीन चीजें निकलकर सामने आती हैं। दो प्रकार से आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, स्थायी, अस्थायी। यदि आप स्थायी रूप से स्टोर करना चाहते हैं तब आपको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग करना होगा, अर्थात हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के रूप में डाटा को स्टोर करती है। कहने का मतलब है हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। अस्थायी रूप से यदि आप डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तब आपको प्राइमरी मेमोरी का उपयोग करना होगा। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों की। कुल मिलाकर 5 पीढ़ियां हैं जिसका एक एक करके अध्ययन हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बढ़ा और कार्य गति धीमी होती थी। सॉफ्टवेयर के निर्माण में मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता था। इसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं एनायक, एडवैक, यूनिवैक, मार्क 1। दोस्तों, जितने भी डाउट आपको वीडियो के दौरान आते हैं, कोई आपको शब्द समझ में नहीं आता, तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में आपके सारे डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। बस आप लगातार बने रहें हमारे साथ और मेहनत करते रहें। तो पहली पीढ़ी में हमने क्या देखा? पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक का समय काल है। इसमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जब निर्वात ट्यूब का हम प्रयोग करते थे, इससे कंप्यूटर का आकार बड़ा हो जाता था और कार्य करने की गति धीमी होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के निर्माण में मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। डाटा को स्टोर करने के लिए हम पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरणों में हमने बात करी एनायक, एडवैक, यूनिवैक, मार्क 1। अब सवाल उठता है, आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? आंसर होगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल था? आंसर होगा एनायक, एडवैक, यूनिवैक, मार्क 1, इनमें से कोई एक, या ज्यादा ऑप्शन होते तो ज्यादा भी। प्रश्न बन सकता है, पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था या स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग करते थे? आंसर होगा पंच कार्ड या पेपर टेप का। मशीनी भाषा का उपयोग सॉफ्टवेयर निर्माण में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? आंसर होगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो दोस्तों, पीढ़ियों से
इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की, जो कि 1956 से 1965 तक है। दोस्तों दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। ध्यान रखें, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। दोस्तों ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट अर्धचालक धातु के बने होते थे। याद रखना है, ट्रांजिस्टर किस चीज के बने होते थे? अर्धचालक धातु के बने होते थे। पिछली पीढ़ी की अपेक्षा आकार छोटा हो गया और स्पीड थोड़ी बढ़ गई। ट्रांजिस्टर की विद्युत खपत निर्वात ट्यूब की तुलना में कम थी। सॉफ्टवेयर के निर्माण में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। दोस्तों याद रखना, पहली पीढ़ी में हमने मशीनी भाषा का प्रयोग किया, दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM 70, IBM 1600 और CDC 3600। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी में हमने बात करी, निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। फिर हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर दोस्तों सॉलिड स्टेट अर्धचालक धातु से बने होते थे। आप अर्धचालक धातु याद कर लें, ट्रांजिस्टर कैसे बने होते हैं? अर्धचालक धातु से बने होते हैं। फिर हमने देखा था कि पहली पीढ़ी की अपेक्षा इनका आकार छोटा हो गया और स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। ट्रांजिस्टर की विद्युत खपत कम होती है। हाँ, एक आवश्यक बात हमने देखी थी, जहां पहली पीढ़ी में हम मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे, दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। स्टोरेज डिवाइस की हमने बात करी थी। पहली पीढ़ी में हम यूज करते थे पेपर टेप पंच कार्ड को स्टोरेज के रूप में। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हुआ। फिर हमने बात करी थी कंप्यूटर की उदाहरणों की। दोस्तों दूसरी पीढ़ी में IBM 70, IBM 1600, CDC 3600 उदाहरण थे कंप्यूटरों के द्वितीय पीढ़ी के। आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। दोस्तों तीसरी पीढ़ी 1966 से 1975 तक मानी गई। ध्यान रखिए, तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी में हमने प्रयोग किया निर्वात ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों IC चिप का आविष्कार का श्रेय जैक किल्बी को जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बन सकता है। IC चिप का आविष्कार का श्रेय जैक किल्बी को जाता है, या IC चिप के आविष्कारक जैक किल्बी हैं। दोस्तों इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड तथा मॉनिटर का विकास हुआ तीसरी पीढ़ी में। इससे विश्वसनीयता और गति में बढ़ोतरी हुई। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों कंप्यूटर की विश्वसनीयता और गति में भी इंक्रीमेंट हुआ। कंप्यूटर गति हेतु रैम का विकास हुआ तीसरी पीढ़ी में। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क का प्रयोग किया गया। उच्च स्तरीय भाषा पास्कल, C तथा बेसिक का विकास हुआ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। और हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरणों की, तो जिसमें शामिल है IBM 360, LCL 1900 और VEX 750। इसमें हमने बात करी तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर हमने IC चिप का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में, निर्वात ट्यूब का उपयोग पहली पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग किया। IC चिप के आविष्कारक कौन थे? तो IC चिप के आविष्कारक थे जैक किल्बी। इनपुट आउटपुट के लिए दोस्तों तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास हुआ। दोस्तों रैम का विकास भी तीसरी पीढ़ी में हुआ। स्टोरेज के लिए हमने मैग्नेटिक टेप एवं मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया। दोस्तों तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा पास्कल, C एवं बेसिक का विकास हुआ। फिर हमने बात करी कि IBM 360, LCL 1900 और VEX 750 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी की। दोस्तों चौथी पीढ़ी 1976 से 1989 तक रही।
आईसी चिप की आधुनिक तकनीक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया चौथी पीढ़ी में। ध्यान रखिए दोस्तों, पहली पीढ़ी में हमने निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया, दूसरी पीढ़ी में हमने सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया, तीसरी पीढ़ी में हमने आईसी चिप का प्रयोग किया, चौथी पीढ़ी में हम प्रयोग कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एम ई हॉफ ने किया। किसने किया दोस्तों? एम ही हॉफ ने किया। जैक किल्वी ने आईसी का विकास किया था। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। दोस्तों जिन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी में सबसे पहले हुआ। चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी दोस्तों? इसको याद करने की हम आपको निंजा टेक्निक बता देंगे तो आपको पीढ़ियों का समय काल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभी आप याद रखें, चौथी पीढ़ी 1976 से 1989 तक थी। फिर हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहने लगे। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर को डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में विभक्त किया गया है। याद रखें दोस्तों, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के ही भाग हैं, या इन माइक्रो कंप्यूटर को इन सब में बांट के हम देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी कंप्यूटरों में किस चीज का प्रयोग किया गया है दोस्तों? इन सब में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा होने के कारण इन्हें टेबल पर भी रखा जाने लगा। LSI अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का विकास भी चौथी पीढ़ी में हुआ। मल्टीमीडिया का प्रारंभ दोस्तों चौथी पीढ़ी में हुआ। स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप के स्थान पर अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों ध्यान रखें, चौथी पीढ़ी में अर्धचालक मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM PC और एप्पल PC। तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, चौथी पीढ़ी में किन किन बिंदुओं पर हमने बात करी। सबसे पहले हमने बात करी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, जिसका विकास किया था ME हॉफ ने। माइक्रो प्रोसेसर जिन कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उनमें शामिल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा होने लगा, इतना छोटा होने लगा कि आप इसको टेबल पर रख सकते थे। दोस्तों LSI, इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म क्या है या यह किसका संक्षिप्त रूप है, कुछ भी पूछा जा सकता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। आपसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि निम्न में से किसके कारण हुई? आपको आंसर लगाना है LSI, VLSI। इसके अलावा आपको और भी आगे मिलने वाले हैं। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, वैन का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ। मल्टीमीडिया का विकास भी चौथी पीढ़ी में हुआ। दोस्तों स्टोरेज के लिए हमने अर्धचालक मेमोरी का उपयोग कब किया? 4th जनरेशन में किया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM PC और एप्पल PC। अब हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी की, जो कि 1990 से अब तक चली आ रही है। दोस्तों इसमें ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI अर्थात सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। याद रखिए दोस्तों, चौथी पीढ़ी में LSI और VLSI का प्रयोग किया गया था। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी में यूज किया जाने लगा ULSI और SLSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एवं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। दोस्तों ध्यान रखें, पांचवी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, ब्लूरे डिस्क का उपयोग किया जाने लगा। नेटवर्किंग क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, मतलब इनमें कंप्यूटर का उपयोग होने लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और रोबोटिक्स में।
उदाहरण के रूप में पीसी और सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो पांचवी पीढ़ी में हमने कुछ बिंदुओं की चर्चा करी, जैसे कि यूएलएसआई एसएलएसआई का प्रयोग किया जाने लगा। उम्मीद है अब आपको उनके फुल फॉर्म पता होंगे। स्टोरेज के लिए हमने ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया, जैसे कि डीवीडी, सीडी, ब्लूरे डिस्क। नेटवर्किंग क्षेत्र में दोस्तों पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल तथा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का विकास हुआ। पीसी, सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों अब यहां पर कंप्यूटर की पीढ़ियों पर एक नज़र में बात करी गई है। एक टेबल के माध्यम से आपको सारी बातें बताने का प्रयास किया गया है, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों फिर से हम एक बार देख लेते हैं। आपके लिए इस टेबल में पीढ़ी के बारे में बताया गया है कि पीढ़ी का कार्य समयकाल क्या था, प्रमुख हार्डवेयर कौन से प्रयोग किए जाते थे, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, गणना, भाषा, उदाहरण। इन तमाम बेंचमार्क के आधार पर इस टेबल को बनाया गया है। तो दोस्तों आप इनके समय काल को सीधा याद करें इस तरीके से: पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। पहली पीढ़ी कब से कब तक थी दोस्तों? शुरुआत हुई पहली पीढ़ी की 1942 से, दूसरी पीढ़ी की 1956 से, तीसरी पीढ़ी की 1966 से, चौथी पीढ़ी की 1976 से और पांचवी पीढ़ी की 1990 से शुरुआत हुई। तो दोस्तों आप सीधा याद रखें 42, 56, 66, 76, 90। 42, 56, 66, 76, 90। तो दोस्तों जब पहली पीढ़ी की शुरुआत 1942 से हुई, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से हुई, तो पहली पीढ़ी कब तक चली होगी? इसके एक साल पहले 1955 तक। इसी प्रकार से दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई 1956 से, तीसरी पीढ़ी की हुई 66 से, तो दूसरी पीढ़ी 1965 तक चली होगी, तभी तो 66 से दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई। इसी प्रकार से तीसरी पीढ़ी 1966 से 1975 तक चली होगी, चौथी पीढ़ी 1976 से 1989 तक चली होगी, क्योंकि 90 से पांचवी पीढ़ी शुरू हुई थी। तो इस तरीके से आप इन पीढ़ियों के समय काल को याद कर सकते हैं। सीधा याद रखें 42, 56, 66, 76 और 90 की पहली पीढ़ी की शुरुआत कब हुई? 1942 में हुई, दूसरी पीढ़ी की 1956 में, तीसरी पीढ़ी की 1966 में, चौथी पीढ़ी की 1976 में, पांचवी पीढ़ी की 1990 में। तो कब से कब तक चली? तो दोस्तों आप वो ऑटोमेटिकली इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए टेबल पर हम एक बार वापस आते हैं। पहली पीढ़ी 1942 से 1955। मुख्य हार्डवेयर निर्वात ट्यूब। दोस्तों सॉफ्टवेयर में इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, बाइनरी संख्या 01। पहली पीढ़ी में हमने बात करी थी मेमोरी के रूप में पेपर टेप पंच कार्ड का प्रयोग किया। और दोस्तों पहली पीढ़ी में जो गणना होती थी मिली सेकेंड में होती थी, स्पीड कम थी कंप्यूटरों की। भाषा मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण में हमने एनआईएक को देखा था कंप्यूटर के रूप में। दूसरी पीढ़ी दोस्तों 1956 से 1965। मुख्य हार्डवेयर दोस्तों इसमें निर्वात ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। असेंबलर कंपाइलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने लगा। मेमोरी में चुंबकीय टेप एवं डिस्क का उपयोग किया गया। गणना हम माइक्रो सेकेंड में करने लगे, गति की गणना। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर गति की गणना की बात की जा रही है। और दूसरी पीढ़ी में भाषा कोबोल और फोटोन थी और IBM 1401 इसका उदाहरण है। तीसरी पीढ़ी का समय काल दोस्तों 1966 से 1975 तक। आईसी का उपयोग करने लगे, जिसका आविष्कार किया था जैक किल्वी ने, आप ध्यान रखें। सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया। चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हुई। तीसरी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। गति नैनो सेकेंड में मापी जाने लगी। पास्कल बेसिक और सी लैंग्वेज का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया। IBM 360 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। चौथी पीढ़ी दोस्तों 1976 से 1989। इसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI का उपयोग किया जाने लगा हार्डवेयर के रूप में। दोस्तों VLSI का फुल फॉर्म अब आपको पता होगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं। दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स का उपयोग सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाने लगा। दोस्तों अब आप बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? दोस्तों यूजर मतलब हम, इंटरफेस मतलब जो हमें दिखता है ग्राफिक्स के रूप में। तो जब आप कंप्यूटर या किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे फोन में आप यूज कर रहे हो या कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, आपको जो आपके सामने दिखता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात एप्लीकेशन का ऐसा इंटरफेस जो यूजर को या उपयोग करने वाले को दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चौथी पीढ़ी में इस तरीके का यूज होने लगा। मेमोरी दोस्तों अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग करने लगे।
पिको सेकेंड में गणना होने लगी गति की। भाषा ओरेकल, उदाहरण में IBM PC और एप्पल PC। पांचवी पीढ़ी दोस्तों 1990 से अभी तक चली आ रही है, चलती रहेगी। मुख्य हार्डवेयर दोस्तों पांचवी पीढ़ी के थे ULSI, SLSI, लैपटॉप, इंटरनेट। सॉफ्टवेयर में दोस्तों इंटरनेट और मल्टीमीडिया का उपयोग पांचवी पीढ़ी में हम सभी जानते हैं। मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, है ना। भाषा, फिलहाल जो भाषा यूज होती है जावा, HTML, है ना। सुपर कंप्यूटर इसके उदाहरण है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड प्राप्त हुई होगी। और आपने यदि यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपको जरूर हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर वही करें जो आपकी ही तरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम जो भी वीडियो डालें उन तक आपकी पहुंच आसानी से हो सके। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों बने रहें, हमारे साथ लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।